नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को अदालतों में न्याय पाने के लिए सामना की जाने वाली परेशानियों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों में मामले से इतने तंग आ चुके हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने आगे कहा कि आपसी सहमति से हुए समझौते के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने आगे कहा, लोग इतना परेशान हो जाते हैं कोर्ट के मामलों से कि वे कोई भी समझौता चाहते हैं, बस कोर्ट से दूर करा दीजिए। यह प्रक्रिया ही सजा है और ये हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आज शनिवार को पुणे में एक रैली के दौरान शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह अहमद शाह अब्दाली के राजनीतिक वंशज हैं। शिवसेना प्रमुख ने आगे कहा, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं क्या? अमित शाह बताएं उनका हिंदुत्व कैसा है? अब्दाली का वंशज पुणे में आके बोल गया। अमित शाह को संघ का हिंदुत्व मान्य है क्या? बीजेपी ने सत्ता जिहाद शुरू कर दिया है। सत्ता जिहाद का मतलब सरकार बनाने के लिए इंसान चुराया जाता है, उसे सत्ता जिहाद कहते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इसी बीच प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में उद्धव ठाकरे के भाषण पर पलटवार किया है। फडणवीस ने कहा कि निराशा के कारण उनके दिमाग पर बुरा असर हुआ है। आज का भाषण करने के बाद उन्होंने दिखा दिया है कि वे सचमुच औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में गैंग रेप को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने रेप, दुष्कर्म और रेप जैसी दुर्घटनाओं में डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ देने की मांग की। वहीं अखिलेश यादव की इस मांग को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती भड़क गईं और इसी बात पर उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए? जबकि सपा को यह भी बताना चाहिए कि उसकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या में 2 लोगों द्वारा कथित रूप से गैंग रेप की शिकार 12 वर्षीय लड़की से मुलाकात करने के एक दिन बाद जिला प्रशासन शनिवार को आरोपी मोईद खान की बेकरी पर बुलडोजर लेकर पहुंचा। नाबालिग से गैंग रेप मामले में सपा नेता मुख्य आरोपी हैं। सोहावल के एसडीएम अशोक कुमार ने बताया कि बेकरी को अवैध पाए जाने के बाद शुक्रवार को सील कर दिया गया था। शनिवार को इसे ध्वस्त करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। एसडीएम ने संकेत दिया है कि आरोपियों की कई अन्य संपत्ति भी ध्वस्त की जा सकती है। आगरा में तनाव फैलाने की फिर कोशिश हुई है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदू महासभा कार्यकर्ताओं को आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल के अंदर एक कब्र पर गंगा जल डालते देखा जा सकता है। गंगा जल डालने वालों ने ही वीडियो बनाया है। सीआईएसएफ के जवानों ने कब्र पर गंगा जल डालने के आरोप में विनेश और श्याम नाम के 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। ताजमहल की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। सीआईएसएफ जवान एंट्री गेट पर तलाशी और बैगों की जांच करने का काम सौंपा गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। न्यूज एजेंसी IANS के मुताबिक राहुल गांधी ने ईडी को लेकर किए गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, राहुल गांधी एक बड़ी 100 साल पुरानी पार्टी के प्रमुख नेता हैं। उन्हें ईडी से इतना डरना नहीं चाहिए। उन्हें अरविंद केजरीवाल से प्रेरणा लेनी चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने आगे कहा कि उन्हें अरविंद केजरीवाल से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि कितनी बीमारी की हालत में भी केजरीवाल तिहाड़ जेल में डटकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद में नजूल संपत्ति बिल लटक गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को नजूल संपत्ति विधेयक को बुधवार को विधानसभा में रखा, जो हंगामे के बीच विधानसभा से पारित हो गया। इसके बाद जब विधेयक को विधान परिषद में पेश किया गया,
लेकिन एक रणनीति के तहत विधान परिषद में अटका दिया गया। बताया जा रहा है कि विधेयक से नाराज कई विधायकों ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मुलाकात की और इसे बीजेपी को नुकसान होने की आशंका जाहिर की। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से सहमत दिखे। बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और पूर्व मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बढ़ते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बंगाल में सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में केवल नियमित कुलपतियों की नियुक्ति ही की जाएगी। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथ की पीठ ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी 36 राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों में नियमित कुलपतियों की नियुक्ति होगी। अदालत ने जस्टिस ललित की अध्यक्षता वाले पैनल को कुलपतियों के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवार की सूची बनाने के लिए व्यापक अधिकार दिए हैं। बुधवार रात्रि को हुए अधिक बारिश से केदारनाथ पैदल मार्ग 13 स्थानों पर बुरी तरह ध्वस्त हो गया है। पैदल मार्ग पर आवाजाही सुचारू करने के लिए एक सप्ताह से अधिक समय लग सकता है। अधिक बारिश से 16 किलोमीटर लंबी केदारनाथ पैदल मार्ग 13 स्थानों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे पैदल मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई है। हालांकि पैदल मार्ग को ठीक करने के लिए मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जिस तरह से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है उससे मार्ग का फिलहाल खुलना संभव नहीं लग रहा है। बता दें कि गौरीकुंड से रामबाड़ा के बीच पैदल मार्ग को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश को लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश होने वाली है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में भारी से अधिक बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर भारत के लिए आईएमडी की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक 2024 में मेडल की हैट्रिक से चूक गईं। पहले 2 मेडल जीत चुकी मनु भाकर ने इस बार वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल इवेंट के लिए मैदान पर ही थी। मनु ने इवेंट के फाइनल में जगह बनाई थी। हालांकि वह 25 मीटर के पिस्टल इवेंट में मेडल लाने से सिर्फ एक पायदान दूर रह गईं। इवेंट का फाइनल खेल रही मनु ने कुल 28 के स्कोर के साथ चौथे पायदान पर फिनिश किया। वह मेडल पर कब्जा जमाने से सिर्फ एक पायदान दूर रह गईं। अगर मनु तीसरा पायदान हासिल कर लेती तो वह पेरिस ओलंपिक्स में पदकों की हैट्रिक लगाते हुए ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमा लेती। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक के पूल चरण में मैच में ऑस्ट्रेलिया को 2-3 से हरा दिया। यह पहली बार है जब भारतीय पुरुष टीम ने 1972 के बाद से ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने शुक्रवार को क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। इस साल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 8वां मैच था, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पिछले 7 गेम जीते थे। भारत बेल्जियम से मिली हार के बाद उभरना चाह रहा था। उसने खेल की शुरुआत शानदार तरीके से की। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।